अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज इस समय देश के समक्ष जिस प्रकार से जोशीमठ का प्रकरण उभर के आया है, उसने बहुत सारे तथ्यात्मक प्रश्नों को खड़ा कर दिया है। आज हम नमन करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा का, जिन्होंने हिमालय के बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया था। अगर आप इसके इतिहास में और प्रकृति के गोद में, हिमालय की गोद में अगर आप पूरे तथ्य जानना चाहते हैं तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल जो ये हिमालय है, ऊंचाई है, नागराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो पर्वतराज हिमालय है ये पूरा का पूरा मिट्टी का है और प्रकृति ने इसको इतना अच्छा संवारा। इस प्रकार की वनस्पतियां, जड़ी बूटी, बेल, लताएं और अच्छे उन्नत किस्म के वृक्ष लहलहाता हिमालय। जब अंग्रेज आए, उन्होंने शिमला में, दार्जिलिंग में, देहरादून के पास मसूरी में ऐसे कई प्रकार के स्थानों को चिन्हित करके और पर्यटन के लिए खोला और उससे उन्होंने उस समय कमाई की। वह जो एक नींव पड़ी हिमालय पर, प्रकृति की गोद में मानव के जिस प्रकार से चरण पड़े, लालची तरीके से चरण पड़े, जिसमें पूरी तरीके से ललचाया हुआ समाज था जो हिमालय की ओर बढ़ रहा था। हमने उन चरणों को रोका नहीं। आजादी के बाद हमने उसमें और कई गुना अपने चरण और फैला दिए। लालच के, लोभ के और विकास के नाम पर जो विनाश की इबारत समूचे हिमाचल में लिखी गई, उसका अभी एक छोटा सा दुष्परिणाम जोशीमठ के रूप में प्रकट हो रहा है। मिट्टी का बना हुआ हिमालय, जिसको जकड़ने के लिए भांति भांति की घास, लताएं और वृक्ष चाहिए थे, प्रकृति ने सब दिए, लेकिन आपने उनका दोहन किया और दोहन के बाद उसने इस प्रकार की परियोजनाएं चलाई, जिन परियोजनाओं से सरकार का अहम तो संतुष्ट हुआ, लेकिन हिमालय भीतर से हिल गया। इस देश में एनजीटी है। एनजीटी क्या कर रही है? उसको इन तमाम चीजों पर रोक लगाने की आवश्यकता थी। आज आप जिस प्रकार की भौतिक गतिविधियां हिमालय के सीने में कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं हिमालय इसका जवाब न देगा? जवाब देगा। आपको पता है जाने कितने ग्लेशियर हैं। इसके बाद दूसरे ऊपर वाली बर्फ जब मेल्ट होती है तो उसके साथ रेत आती है, ग्लेशियर के ऊपर रेत जम जाती है और जमी हुई रेत धीरे धीरे मिट्टी जैसी लगने लगती है, लेकिन भीतर तो वो है बर्फ। उसकी भी तो कोई ना कोई एक उम्र है, उसको भी तो मेल्ट होना है। ये आपके पास वैज्ञानिकों की बार बार अंत बार चेतावनी देने के बावजूद भी सरकारों का मद नहीं टूटा। इसमें कोई एक सरकार दोषी नहीं है। इसमें विकास की इबारत लिख करके विनाश की इबारत लिखने वाली समस्त सरकारें हैं, जिनके अहम संतुष्ट हुए हैं। आपने टेहरी बांध तमाम लोगों के विद्रोह, विरोध के बावजूद भी बना दिया। आज हिमालय में जगह जगह जल स्तर इतना बढ़ गया है, अगर वो सब एक होकर के आएगा तो बाढ़ आ जाएगी, फिर हिमालय बहेगा, क्योंकि मिट्टी का है। इस पर बहुत गंभीर चिंतन की आवश्यकता है कि आप देखें कि कैसे हम इसका निदान करें। जब तक आप इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी समन्वय के आधार पर विकास नहीं करेंगे, खास तौर से ऐसी जोन पर जहां पर पर्वत है, वो भी मिट्टी का पर्वत है, आप वहां भीतर कितनी प्रोसेस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अगर यही स्थिति रही तो आप ये मान के चलिए कि स्थिति और भयंकर होगी। आज जोशीमठ में जो रह रहे हैं पक्के पक्के मकान बना करके, याद है, मैंने देखा है हिमालय में कई बार यात्राएं करने के बाद
आज से 70-80 साल पहले वहां पर लकड़ी के मकान होते थे। शिमला में कई बार गया, वहां पीडब्ल्यूडी का एक डांग बंगला अभी अभी तक मुझको लकड़ी का मिला है। पहले समस्त आवास लकड़ी के होते थे, वो लकड़ी भी वहीं से मिलती थी और बांस भी वहां मिलता था। वहां भांत भांत की वनस्पतियां थीं जिनसे लोग अपने घर छप्पर छा लेते थे और निवास करते थे। उनका जीवन बहुत कठोर होता था, लेकिन फिर भी लोग वहां रहते थे। आज से 60-70 साल पहले की बद्रीनाथ यात्रा का चित्रण अगर आपने पढ़े हो कहीं तो देखिए कितना सुरम्य वातावरण था। यात्रा दुर्गम थी और तीर्थ यात्राएं दुर्गम होती हैं। उसके पीछे भी एक पूरा सोच है कि जब आप घर से चलते हैं किसी भी तीर्थ यात्रा के लिए, किसी भी देव दर्शन के लिए, वो आपका लक्ष्य होता है और लक्ष्य हमेशा दुर्गम होता है। ये एक संदेश देता है वो दुर्गम यात्रा कि आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत दुर्गम मार्ग होकर के चलना पड़ेगा। इसीलिए दुर्गम यात्राएं हुआ करती थीं। आज आपने उस संदेश को ध्वस्त करते हुए सुगम यात्राओं का एक जाल बिछा करके और भौतिकता की चकाचौंध में लेकर के आप समूची मानवता के समक्ष एक संकट खड़ा कर रहे हैं। ये चिंतनीय मुद्दा है, ये विचारणीय मुद्दा है। इस पर सरकार को अपने अहम से उठ करके नीचे आकर के, अहम को नीचे ला करके सोचना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से इकोलॉजिकल, इको फ्रेंडली यानी परिस्थिति से मित्रवत व्यवहार करते हुए विकास करें। जो वहां की परिस्थिति उसके अनुकूल विकास करें, तब हम मानवता की भी रक्षा कर पाएंगे, प्रकृति की रक्षा भी कर पाएंगे। अन्यथा प्रकृति से बड़ा संहारक कोई नहीं है और प्रकृति से बड़ा पालक कोई नहीं है। प्रकृति हमारा पालन और पोषण करती है और जब हम प्रकृति के प्रतिकूल चलते हैं तो वो संहारक भी हो जाती है। वो हमारे लिए उससे बड़ा कोई संहारक है नहीं। आपके सभी अस्त्र शस्त्र सब विकास पूरा बोनस साबित होता है जब प्रकृति का भ्रिकुटी टेढ़ी होती है। और हम बार बार मानवीय आचरणों से, सरकारी आचरणों से, प्रशासनिक आचरणों से प्रकृति को जिस प्रकार की चुनौती दे रहे हैं, उससे प्रकृति की भ्रिकुटी टेढ़ी होना स्वाभाविक है। एक बार पुनः सबको चिंतन, मनन और सोचने की आवश्यकता है कि जोशीमठ की घटना शुरुआत ना हो। कोशिश ये हो कि जोशीमठ की घटना फिर पुनरावृत्ति ना हो। तभी हम समझेंगे कि आप कुशल शासक हैं, तभी हम समझेंगे कुशल प्रशासक हैं। आप वैज्ञानिकों की चेतावनियों को दरकिनार करके हिमालय को नेस्त नाबूद करेंगे तो पूरी प्रकृति के समक्ष, पूरी सृष्टि के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती भी